So, which is starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding the chapter, that is chapter number 13, accounting for corporation. In the previous video, we ended up on the topic of cash dividend. हम अब कैश डिविडेंड की एंट्रीज़ के ऊपर बात करते हैं, ठीक हो गया। जब हम एंट्रीज़ के ऊपर बात करते हैं उसमें हमने कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि जब हमने कैश डिविडेंड देना है, सर कैश डिविडेंड के पैसे कहाँ से आते हैं कंपनी के पास। हमेशा याद रखें कि कैश डिविडेंड के पैसे आपके नेट प्रॉफिट से आते हैं, जो कंपनी का उस साल का नेट प्रॉफिट होता है, या फिर आपके कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग, वो पैसे जो आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेबल थे पिछले सालों के, उनमें से पैसे उठा के दे देते हैं या नेट प्रॉफिट से पैसे दे देते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग एंट्री के ऊपर बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे पेज नंबर 507 पे एक डिस्कशन की हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5000 शेयर्स थे, ठीक है, और हमने डिसाइड किया कि $1 पर शेयर हमने कैश डिविडेंड देना। हमारे पास 5000 शेयर्स थे और हमने $1 पर शेयर कैश डिविडेंड डिसाइड किया था कि हम अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। ये हमने डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्रिएट किया, ठीक हो गया। उस दिन, जिस दिन आपने डेट ऑफ डिक्लेरेशन की है, आपने ये डिसीजन ले लिया। अब यहाँ पे जब उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं की ना किसी भी हवाले से कि सर पैसे आएंगे कहाँ से, तो इट विल बी ऑब्वियस इफ़ दे हैव नॉट, ऑब्वियस के स्पेलिंग रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन मेरी बात समझें कि इट विल बी ऑब्वियस कि अगर उन्होंने कोई बात नहीं की ना पैसे कहाँ से आएंगे, तो हम इट इज़ ऑब्वियस कि वो पैसे रिटेन्ड अर्निंग से आएंगे। उन्होंने अब क्या बात की है कि 5000 शेयर्स पे $1 पर शेयर हमने क्या दे देना है, कैश डिविडेंड दे देना है। उस दिन, जिस दिन आप ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं, एट दैट डे आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग को कम कर देंगे। रिटेन्ड अर्निंग आपका कैपिटल का पार्ट होता है। व्हेन एवर योर कैपिटल विल डिक्रीज, इट विल बी इन द डेबिट साइड विद द अमाउंट दैट इज $5000। कैसे अमाउंट आई, 5000 शेयर मल्टीप्लाई $1 विल बी इक्वल टू $5000। तो ये आपकी अमाउंट कम आई और उसके साथ क्या हुआ कि आपने डिविडेंड पेएबल, अपनी लाइबिलिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट साइड पे आता है विद एन अमाउंट दैट इज $5000, ठीक हो गया। इसके साथ हमारे पास इन्होंने आगे डिस्कशन की हुई है डेट ऑफ पेमेंट की। डेट ऑफ पेमेंट क्या है कि जिस दिन हमने कहा कि सर अब हम असल में उन्हें क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, एट दैट डे डेट ऑफ डिविडेंड पेएबल विल डिक्रीज। तो डिविडेंड पेएबल, आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो डेबिट साइड पे आएगा विद $5000 और कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा कंपनी का विद $5000, यानी रिटेन्ड अर्निंग में से हम ये कैश के पैसे उठा के उन्हें दे देंगे, ठीक हो गया। डेफिसिट और कैश डिविडेंड। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि सर अगर हमारे पास जो हमने जब भी क्या कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग दे रहे होते हैं तो वहाँ पे डेफिसिट कैसे क्रिएट होगा। डेफिसिट इन अ सेंस कि आपके कहने का मतलब ये है कि जब रिटेन्ड अर्निंग से पैसे उठा के दे रहे हैं तो रिटेन्ड अर्निंग में क्या कमी आएगी। इन्होंने यहाँ पे पेज नंबर 508 के ऊपर डिस्कशन की हुई है, ये यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं। 13.6 एग्जिबिट के अंदर दिखाया है कि कॉमन स्टॉक में आपके पैसे पड़े हुए थे $5000 और रिटेन्ड अर्निंग में आपके डेफिसिट आया $6000 का, तो टोटल यानी 6000 का हमारी कमी आ गई डिविडेंड देने की वजह से। तो टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी बाकी कितनी रह गई, $44000, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट है, डेट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अब ये स्टॉक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पहले ज़रा समझ लेते हैं। Stock dividend is a concept in which the company has a deficiency of cash। कंपनी इस हालत में नहीं होती कि वो कैश क्रिएट कर सके, उनके पास ना रिटेन्ड अर्निंग पड़ी होती है ना वो कैश पड़ा होता है। वो कहते हैं कि सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ना रिटेन्ड अर्निंग में कुछ पैसे पड़े हैं, इस साल लॉस भी हो गया है, हम डिविडेंड दे नहीं रहे। पेप्सी कहती है कि वी आर अनेबल टू पे द डिविडेंड। कोक अपना डिविडेंड दिए जा रही है, हमारा कंपेटिटर स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दे रहा है। कोक की तरफ, कोक के शेयर्स की सेल बढ़ गई है मार्केट के अंदर, हर कोई कोक के शेयर्स ले रहा है क्योंकि वो डिविडेंड देते हैं, हम दे नहीं पा रहे, हमने लॉस बियर किया है, ठीक है, हमने इस साल लॉस बियर किया है, हमारे पास रिटेन अर्निंग में नहीं है। ये मैं आपको एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ।
अब इस सूरत हाल में हम अपने स्टॉक होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को कैसे सेटिस्फाई करें। हम उन्हें कहते हैं कि सर आपको पता है पर शेयर आपको या पर स्टॉक या पर शेयर आपको डिविडेंड मिलता है, सर इस साल हमसे ना लें, लेकिन आपके पास एक शेयर है ना, हम आपको एक शेयर का स्टॉक डिविडेंड देते हैं। यानी पहले आप एक शेयर के मालिक थे, अब आप 2 शेयर के मालिक बनेंगे। वो कहेगा मुझे क्या फ़ायदा हुआ अगर आप मुझे एक शेयर और देंगे। हम कहेंगे सर इस साल तो आपको अगर डिविडेंड देते $1 पर शेयर तो आपको $1 मिलता ना। अभी आप ऐसा करें, एक शेयर अपने पास रख लें, नेक्स्ट ईयर जब हम $1 डिविडेंड देंगे तो आपको $2 पर शेयर मिलेगा। तो वो सोचेगा हाँ शायद इस साल मुझे सिर्फ $1 मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर मुझे $2 एक साथ मिल जाएंगे, तो पिछले साल का समझो $1 भी मुझे मिल जाएगा। ये मैं ऐसे एग्जांपल में आपको बात समझा रहा हूँ कि स्टॉक डिविडेंड देने का ये रीज़न होता है कि हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम उन लोगों को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं जो कि कंपनी को छोड़ के जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें डिविडेंड नहीं मिल रहा। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऐसा करो आप हमारे पैसे वापस करो और हम जाते हैं। हमने कहा नहीं सर ऐसा ना करें, आप हमारे पास रहें, हम आपको क्या करते हैं शेयर स्टॉक डिविडेंड दे देते हैं। कैश की फॉर्म में है नहीं, लेकिन आपको एक शेयर आपके पास है, एक शेयर हम आपको और देते हैं, 2 शेयर आपके पास बन गए। ठीक हो गया। अब यही कुछ चीज़ें हमने किया, इससे हमारे पास ना 2 कॉन्सेप्ट आ गए, जिसके अंदर पहला हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है स्मॉल स्टॉक डिविडेंड और दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है लार्ज स्टॉक डिविडेंड। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये छोटी सी बात आप लोगों को वैसे ही ये मतलब एज एन इंटरव्यू में भी आपको इंटरव्यू के अंदर भी आपसे पूछी जा सकती है कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्टॉक डिविडेंड एंड लार्ज स्टॉक डिविडेंड। लेट्स सपोज अली मालिक है 100 शेयर्स का, ठीक है। अली को 25 और शेयर्स एज अ 20 शेयर्स 24 शेयर्स कह लेते हैं, मैं एग्जांपल सही एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि अली को 24 शेयर्स ऑफ़र करते हैं कंपनी कि हम आपको सर 100 शेयर्स हैं, आप 24 शेयर्स हमसे और ले लें, तो टोटल कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स अली के बन जाएंगे 124 शेयर्स। इसे कहते हैं स्मॉल स्टॉक डिविडेंड, जब आपको 25% से कम नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए जाएँ। यानी 100 शेयर का 25% 25 शेयर्स आएंगे ना, 100 का 25% 25 शेयर, हम उन्हें 24% ऑफर करते हैं। इसे कहते हैं स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। यानी पहले अगर ये तो मैं एक छोटी सी वैल्यू बता रहा हूँ, अगर अली के पास 1 लाख शेयर्स हैं, अली वॉज द ओनर ऑफ 1 लाख शेयर्स और अली को 24% यानी हम नेक्स्ट और 24,000 शेयर्स दे देते हैं, तो ये स्मॉल स्टॉक डिविडेंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 25% से लेस शेयर ऑफर किए। लेकिन अली अगर मालिक है 1 लाख शेयर्स का और हम उसे 25% शेयर इशू करते हैं, यानी 25,000 शेयर्स हम और देते हैं, इसे हम कहते हैं लार्ज स्टॉक डिविडेंड। लार्ज स्टॉक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है? मोर देन 25% एग्जिस्टिंग शेयर्स। पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर। हम 25 या 25% से ज़्यादा शेयर जब भी इशू करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एज अ स्टॉक डिविडेंड, इसे हम कहेंगे लार्ज स्टॉक डिविडेंड। ठीक हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग में देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स थे, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। अज्यूम डेट क्यू एक्स क्वेस्ट डायरेक्टर डिक्लेयर 10% स्टॉक डिविडेंड। अब 10% का मतलब क्या है कि लेस देन 25% है। स्टॉक डिविडेंड ऑन December 31, द स्टॉक डिविडेंड ऑफ 1000 शेयर्स कंप्यूटेड एज 10% ऑफ इट्स 10,000 शेयर्स। वो कहते हैं असल में ये 1000 शेयर्स बने हैं, जिसकी पार वैल्यू कितनी आ रही है, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर। मैं यहाँ पे ज़रा समझा देता हूँ जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कंपनी में 10,000 शेयर्स थे, कंपनी के 10,000 शेयर्स इशूड थे, हमने 10% स्टॉक डिविडेंड दिया, यानी हमने 1000 मोर शेयर्स इशू किए, 1000 मोर शेयर्स इशू किए। ये 1000 असल में स्मॉल स्टॉक डिविडेंड है, क्योंकि हम जो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इशू कर रहे हैं वो मतलब स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं वो लेस देन 25%, यानी 1000 शेयर्स हमने इशू किए। ठीक है। अब 1000 शेयर्स की जो पार वैल्यू है वो कितनी है? $15। नहीं, पार वैल्यू उसकी $10 है, जबकि हम उसे कितने में इशू कर रहे हैं? $15 पर शेयर। मैं पूरी बात पढ़ लेता हूँ। कंप्यूटेड आर 10% ऑफ इट्स 10,000 इशूड आउटस्टैंडिंग शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू
ऑन जनवरी 20th द टू द स्टॉक होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑन जनवरी 15। ये शेयर होल्डर्स ऑन रिकॉर्ड वाली बात आप लोगों को पहले समझा दी है। सिंस द मार्केट प्राइस ऑफ एक्स कॉस्ट, मार्केट प्राइस उसकी $15 है, ठीक है, पर शेयर, दिस स्मॉल स्टॉक डिविडेंड डिक्लेरेशन इज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब उन्होंने कहा है कि इसको आप लिख के दिखाएं कि आपने करना क्या है। $15 पर शेयर उसकी मार्केट वैल्यू है, 10,000 शेयर्स पहले थे, उसका 10% हमने इशू किया, 1,000 मोर शेयर्स हमने इशू किए हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एंट्री पास करके दिखाएं। तो रिटेन्ड अर्निंग आपकी क्या हुई? रिटेन्ड अर्निंग आपकी कंपनी की डिक्रीज़ हो गई। कितनी अमाउंट के साथ? $15,000 से, क्योंकि उसकी मार्केट वर्थ $15,000 है। पार वैल्यू हम वही एज्यूम करेंगे, कॉमन स्टॉक की कितनी है? $10। कितने शेयर्स है? $1,000 मल्टीप्लाई $10, डेट विल गिव यू द आंसर, डेट इज $10,000 पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। कितनी अमाउंट आ गई? $5,000 आ गई। इस तरह आपने ये इसकी एंट्री पास कर दी। उसके बाद आपने जब डेट ऑफ पेमेंट पे करनी है, हमेशा याद रखिए, अब ये बात आपको समझा रहा हूँ, $15 वॉज द मार्केट वर्थ, बट वी आर लाइबल टू पे, ये जो है ना, वी आर लाइबल टू पे, या ये जो कॉमन स्टॉक पेबल लिखना है यहाँ पे, आप कहोगे सर पहले तो आपने कैश पेएबल या डिविडेंड पेएबल लिखते थे, अब यहाँ पे हम उन्हें कॉमन स्टॉक दे रहे हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट साइड पे आ रहा है, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार $5 का आ गया, ठीक है। हम लाइबल हैं इस $10,000 को देने के, यानी उसकी शेयर जो हमने उन्हें दे रहे हैं वो $10,000, क्योंकि इसकी पार वैल्यू कितनी है? $10 है। तो 1,000 शेयर्स अगर दे रहे हैं $10 पे, तो कॉमन स्टॉक हम उन्हें कितने का दे रहे हैं? $10,000 का दे रहे हैं। ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। डेट ऑफ डिक्लेरेशन के अंदर हम उन्हें $10 देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब डेट ऑफ पेमेंट पे क्या एंट्री पास होगी? डेट ऑफ पेमेंट पे ये लाइबिलिटी जो आपने बढ़ाई है, ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब ये लाइबिलिटी कम होगी, ये डेबिट साइड पे आएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉमन स्टॉक पेबल विल डिक्रीज विद $10,000, दैट विल बी इन द डेबिट साइड, और कॉमन स्टॉक बढ़ने से क्रेडिट साइड पे चला जाएगा विद $10,000। कॉमन स्टॉक कैसे बढ़ गया? क्योंकि जिन लोगों को हमने ये 10,000 शेयर्स दिए हैं, उनकी कॉमन स्टॉक के साथ वर्थ कंपनी के अंदर बढ़ गई। सर हमें समझ नहीं आ रहा, दोबारा से ज़रा रिपीट कर दें, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहली बात है कि अभी हम स्मॉल स्टॉक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे दोबारा से कुछ बातें रिकॉल करता हूँ। हम स्मॉल स्टॉक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। सर वो कैसे पता चलता है? जब हम 25% से लेस एग्जिस्टिंग शेयर्स की बात करें। कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स थे। हमने डिसाइड किया कि हम 10% स्टॉक डिविडेंड देंगे, यानी 1,000 शेयर्स देंगे। अब 10% से ही पता चल गया ये स्मॉल स्टॉक डिविडेंड है। 1,000 शेयर्स देंगे। मार्केट वर्थ कितनी है? $15। हम मार्केट वर्थ के पाबंद नहीं है, हमने तो उन्हें पार वैल्यू देनी है $10 की, जबकि $5 हमारे पास क्या बन जाएगा? पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार बन जाएगा। इसकी डिस्कशन बाद में करते हैं। सर जब आप ये दे रहे हैं डिविडेंड, एंट्री क्या पास करेंगे? एट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे। डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे हम एंट्री पास करेंगे कि हमारी रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी। कितनी अमाउंट के साथ? $15,000 के साथ, क्योंकि 1,000 शेयर $15 के दे रहे हैं, $15,000 आपके पास कम आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद कॉमन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेबल या पेएबल, इट्स अप टू यू कि आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 509 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेबल का वर्ड यूज़ किया। डिस्ट्रीब्यूटेबल या पेएबल, बोथ आर द वर्ड्स यूज फॉर योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, इट विल बी इन द क्रेडिट साइड विद एन अमाउंट $10,000, ठीक हो गया। और साथ आपका पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितनी अमाउंट के साथ आ रहा है? $5,000 के, ठीक हो गया। ये आपके पास डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे आ गई। अब डेट ऑफ पेमेंट के ऊपर आ जाते हैं। डेट ऑफ पेमेंट की एंट्री के ऊपर आ जाते हैं। डेट ऑफ पेमेंट पे एंट्री क्या होगी? ये जो पेबल की अमाउंट है
ये लाइबिलिटी जो बढ़ गई थी क्रेडिट साइड पे लिखी हुई थी, इसे डेबिट साइड पे लिखते हैं। कॉमन स्टॉक पेबल liability will decrease, it will be in the debit side with an amount that is $10,000। और जब हम उन्हें ये लाइबिलिटी पे कर दी तो उन लोगों की जिन जिन लोगों को हमने पे किया उन लोगों के कॉमन स्टॉक कैपिटल कंपनी में बढ़ गया। कॉमन स्टॉक कैपिटल बढ़ने पे वो क्रेडिट साइड पे आता है। ये हमारी एंट्री पास हो गई, ये स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं लार्ज स्टॉक डिविडेंड का। एंट्री उसकी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, कोई परेशानी वाली उसमें बात नहीं है। ठीक हो गया। इसमें उन्होंने क्या किया, पेज नंबर 509 पे हमारे पास रिकॉर्डिंग आ लार्ज स्टॉक डिविडेंड। अब यहाँ पे देखें उन्होंने कहा 30% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इंस्टेड ऑफ 10%। इंस्टेड ऑफ 10% किसके लिए यूज़ हुआ था, स्मॉल स्टॉक डिविडेंड के लिए, जबकि अब हम क्या यूज़ करें, लार्ज स्टॉक डिविडेंड 30%। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे। 10,000 शेयर्स का 30% लेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने और इशू करने हैं, 3,000 शेयर्स। मार्केट वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे इन्होंने कितने में इशू किया, इनकी बात पढ़ लेते हैं। 10 द पार वैल्यू ऑफ 3,000 डिविडेंड शेयर्स इज कैपिटलाइज एट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन विद द एंट्री। अब इन्होंने बस यहाँ पे सिंपल सी बात की है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे जो आपकी सारी एंट्री करनी है, उन्होंने कहा कि 30,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, अगर उसकी $10 पार वैल्यू है तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कितने की इशू कर रहे हैं हम, $30,000 के। डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे ये हम पार वैल्यू पे बात कर रहे हैं, हमने उसे मार्केट वैल्यू पे कोई डिस्कशन नहीं की। तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे रिटेन्ड अर्निंग हमारी क्या हो गई, कम हो गई। कैपिटल है, कम होने पे कहाँ पे जा रहा है, डेबिट साइड पे जा रहा है विद एन अमाउंट दैट इज $30,000। और कॉमन स्टॉक पेबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट साइड पे जाती है विद $30,000 पे। और डेट ऑफ पेमेंट पे क्या है, डेट ऑफ पेमेंट पे हम क्या करेंगे, अपनी ये जो लाइबिलिटी है इसे कम कर देंगे। कॉमन स्टॉक पेबल लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम होने पे कहाँ पे चली जाएगी, डेबिट साइड पे $30,000 से। और कैश हमारे पास, या सॉरी कॉमन स्टॉक उन लोगों का कंपनी के अंदर वर्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी विद सेम $30,000। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टॉक स्प्लिट का है। स्टॉक स्प्लिट का सिंपल सा आइडिया आपको दे दूं कि आपके पास $10 का एक शेयर था, 1 शेयर वॉज इक्वल, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लें, इसका ज़्यादा न्यूमेरिकल डिस्कशन नहीं है, एंट्री नहीं है। 1 शेयर है $10 का, स्प्लिट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमने लेट्स सपोज स्प्लिट किया 1/2, एक को 2 में कर दें, यानी अब पहले 1 शेयर था, अब वो 2 शेयर्स बन जाएंगे। जब हम उन्हें 2 शेयर में करेंगे उनकी पार वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी $5। 2 5 10, अभी भी वर्थ उनकी $10 ही बन रही है। $1 मल्टीप्लाई 10 वॉज $10, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये अब 2 शेयर्स हैं $5 का। सर इसकी रीज़न क्या होती है, रीज़न सिर्फ समझा देता हूँ आपको। मेरी जेब में थे $6, मैं कंपनी का कोई शेयर परचेज नहीं कर सकता था बिफोर स्टॉक स्प्लिट। क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि कंपनी के शेयर की वर्थ ही $10 थी। एक शेयर अगर परचेज करने जाता था वो कहते थे $10 दें, तो मेरे पास तो $10 नहीं थे। आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन इन अ पोजीशन टू परचेज द शेयर। लेकिन जब मैंने किया, जब कंपनी ने इशू किया स्टॉक स्प्लिट, अब कंपनी के शेयर की प्राइस कितनी है, $5 फॉर 1 शेयर। दूसरा शेयर कितने का है, 1 शेयर वॉज इक्वलेंट टू $5। अब एक शेयर की वर्थ कितनी हो गई है, $5 की। अब मेरे पास अगर $6 है, मैं कंपनी का कम से कम एक शेयर परचेज कर सकता हूँ। तो कंपनी कभी कभी स्टॉक स्प्लिट एक्टिविटी करती है ताकि जो छोटे स्टॉक होल्डर्स हैं या छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस काबिल हो जाएं कि कंपनी के शेयर्स परचेज कर लें। मेरे पास $6 थे पहले, स्टॉक स्प्लिट से पहले मैं जब $10 का शेयर देखता था मैं कहता था मेरी जेब में पैसे नहीं है, आई कैन नॉट परचेज इट। लेकिन आफ्टर दैट स्टॉक स्प्लिट जब शेयर की प्राइस ही $5 होगी तो आई वॉज इन अ पोजीशन टू परचेज इट। तो मैंने कहा यार अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसे परचेज कर लेता हूँ, तो मैंने ये एक्टिविटी कर ली। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द टॉपिक ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अब तक हमने जो न्यूमेरिकल या एंट्री डिस्कशन की है वो कॉमन स्टॉक की है। प्रेफर्ड स्टॉक में क्या फ़र्क होता है, हमने इसका जो पहली वीडियो थी आपकी
जो पार्ट 1 था उसमें हमने प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में बात किया कि कॉमन स्टॉक लोगों को क्या कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, लेकिन उन्हें डिविडेंड में क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। तो जब हम ऐसे शेयर्स को इशू करते हैं तो उसकी यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें डिस्कस की हैं, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। हाँ, ये रीजंस फॉर इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक कि सर हम क्यों प्रेफर्ड स्टॉक इशू करते हैं। जब हमें हर वक्त उन्हें डिविडेंड में प्रेफरेंस देनी होती है, पैसे हर वक्त देने होते हैं, तो हम प्रेफर्ड स्टॉक क्यों इशू करते हैं, कॉमन स्टॉक क्यों नहीं इशू करते। कॉमन स्टॉक इशू करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर दे देनी होती है लोगों को। हम कहते हैं नहीं यार, ये हमारे शेयर परचेज़ करके हमें कैश दे दें, हमारे पास पैसे आ जाए, फाइनेंस आ जाए, लेकिन इनके पास पावर ना आए कि डिसीजन मेकिंग में हमें इंटरप्ट कर सकें। तो ऐसे लोगों को पैसा उनसे लेने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, प्रेफर्ड शेयर इशू करते हैं। प्रेफर्ड शेयर इशू करने से कैश तो हमारे पास आ जाता है, उनसे कहते हैं सर 1 साल इंतज़ार करें, डिविडेंड जब देंगे उस वक्त आपको प्रेफरेंस देंगे, अभी फ़िलहाल आप डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई इंटरप्शन ना करें। तो डिसीजन मेकिंग में भी हमें कोई इंटरप्शन भी नहीं मिलती, फ़ौरन हमें कैश भी मिल जाता है। दैट इज़ द रीज़न टू इशू प्रेफर्ड शेयर्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने सिंपल सी डिस्कशन की है, बाकी एंट्रीज आपकी सेम टू सेम है, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। प्रेफर्ड शेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन इट्स ओन सेपरेट कैपिटल टू एलिस्टेट डिलियन स्नोबोर्ड इशू 50 शेयर्स एट $100 पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक फॉर $6,000। उन्होंने $50 को, यानी उन्होंने क्या 50 शेयर्स को इशू किया, 50 शेयर्स को इशू किया जिसकी पार वैल्यू कितना थी, $100 की। तो टोटल उन्हें पैसे कितने मिलने चाहिए थे, उन्हें $5,000 का प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पैसे कितने लिए हैं, बाय द इशुएंस $6,000 फॉर $6,000। तो यहाँ से इसकी एंट्री लफ्ज़ पढ़ते ही हमें पता चल गया कि सर उन्होंने ना $1,000 प्रीमियम पे दिया। ये $1,000 प्रीमियम हमारे पास क्या मिलेगा, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू फॉर प्रेफर्ड स्टॉक। अब ये पूरी बात आपने लिखनी है, इसे एंट्री क्या बात करेंगे, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब हमने कैश कितना मिल जाएगा, जब हम $6,000 पे इशू करेंगे, $6,000 से हमारा कैश बढ़ गया, प्रेफर्ड स्टॉक कंपनी के बढ़ गए कितनी अमाउंट के साथ, $5,000 के, क्योंकि उनकी पार वैल्यू 5,000 एट पार, और हमारे पास पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू फॉर प्रेफर्ड स्टॉक। कितनी वैल्यू थी, $1,000। ठीक हो गया, बस इस तरह हमारी एंट्री पास हो जाएगी ये। अब यहाँ पे इनकी ज़रा कॉमन स्टॉक इक्विटी देख लेते हैं, पेज नंबर 511 पे उन्होंने यहाँ पे देखा कॉमन स्टॉक पहले कोई 3 लाख के थे, इसके ऊपर अब हमने ये कहाँ से आए, ये कोई नहीं, बस उन्होंने एक शो किया है कि कॉमन और प्रेफर्ड की जब इक्विटी में हमारे नाम आते हैं किस तरह आते हैं। 3 लाख के साथ हमारे पास कॉमन स्टॉक है। लेटर वी हैव इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ऊपर उसकी एंट्री पास की है। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक 1,000, हमारे पास एडिशनल अमाउंट आई है, एडिशन आया है, प्रीमियम अमाउंट आई है पार प्रेफर्ड स्टॉक। रिटेन्ड हमारे पास कोई रिटेन्ड अर्निंग 65,000 की पड़ी है, तो टोटल स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी हमारे पास 3,71,000 की पड़ी हुई है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है, डेट इज़ द डिस्कशन ऑफ द डिविडेंड प्रेफरेंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। यहाँ पे हमारे पास कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं, उसके ऊपर क्या बात करनी है, क्या डिस्कशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर है, ये सारे थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसके ऊपर हम ज़रा सी बात करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रेजरी स्टॉक का आएगा। ठीक हो गया। हमारे पास जो डिस्कशन है प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर, उसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक है कम्युलेटिव, एक है नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव की बात करें तो हमने लेट्स सपोज $100 डिविडेंड देना है फर्स्ट ईयर में, लेकिन सर हमारे पास फर्स्ट ईयर में पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप छोड़ दें। सेकेंड ईयर में जब हम डिविडेंड देने लगेंगे ना, पहले हम फर्स्ट ईयर का डिविडेंड देंगे,
फिर दूसरे साल का डिविडेंड देंगे। इससे कहते हैं कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब इकट्ठा होता जाता है आपका डिविडेंड। आपका जो आप डिविडेंड दे रहे थे, पहले साल का डिविडेंड आप नहीं दे सके थे, लॉस हो गया था, कोई रीज़न थी, आप पहले साल डिविडेंड नहीं दे सके, तो नेक्स्ट ईयर में आप उन्हें पहले पिछले साल का डिविडेंड देंगे, फिर दूसरे साल का डिविडेंड देंगे। ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक को कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक की, तो फर्स्ट ईयर में सर हमारे पास हमने $100 का उन्हें डिविडेंड देना था, किसी वजह से हम उन्हें नहीं दे सके, कोई मसला नहीं है। जब सेकंड ईयर में आए तो हमने सिर्फ सेकंड ईयर का उन्हें $100 डिविडेंड दिया, यानी कोई पीछे वाली चीज़ इकट्ठी नहीं हो सकी। पिछले देयर वाज नो कम्युलेशन ऑफ योर प्रीवियस डिविडेंड, कोई पिछला डिविडेंड नहीं है, जितना बस उन्होंने काम किया उतना डिविडेंड, या जिस साल का डिविडेंड बनता है उतने साल का हमने उसे डिविडेंड दे दिया है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक हो गया। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट हमारे पास पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक। पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक कौन से होते हैं? ये ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं कि जिस साल हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए ना, यानी हमारी कंपनी ने प्रॉफिट ठीक ठाक, कोई सेल हो गई, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिविटी हुई, जैसे कि लेट्स सपोज कोरोना की वजह से सैनिटाइजर्स इंतहा के बिक गए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से भी कुछ ना कुछ हम एडिशन, हमने प्रॉमिस कितने का किया था? $100 का, कि हम आपको $100 लेंगे। लेकिन जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट हो गया ना, हमने उस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेशन दी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को। उन्हें क्या रखा था कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट होगा, हम उस प्रॉफिट में से भी आपको $100 देंगे। ऐसी जो है ना, ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक को पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट आते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक के। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक कौन से होते हैं कि बस हमने $100 का वादा किया था, बस हम वही देंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट हो गया, इतने ज़्यादा सैनिटाइज़र बिक गए जिसकी इंतहा नहीं है, हम उस प्रॉफिट में से उन्हें कोई अमाउंट नहीं देंगे। देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इन द एक्सेस प्रॉफिट। इन ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक के। कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक क्या होते हैं कि हमने किसी से कहा कि आप हमारे पास ना हमें पैसे दें, कैश दें और प्रेफर्ड स्टॉक ले लें, और आप डिसीजन मेकिंग में इंटरप्शन ना करें। उसने कहा नहीं सर, मैं तो डिसीजन मेकिंग, मैं तो कॉमन स्टॉक ख़रीदने आया था। ठीक है, मैंने नहीं ख़रीदता मैं। अब मुझे कहते हैं अच्छा सर रुके, हम आपको ना कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक दे देते हैं। 2 years तक यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज यू हैव convertible preferred stock. After 2 years your preferred stock will be convertible into common stock. इस करेक्टरिस्टिक को कहते हैं convertible preferred stock। ठीक हो गया। जिसे ये बात समझ नहीं आई वो वीडियो पीछे करके दोबारा देख ले कि हमने कहा कि सर ये प्रेफर्ड स्टॉक ले लें, उसने कहा नहीं सर मुझे डिसीजन मेकिंग में पावर चाहिए, मैं कॉमन स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, कैश चाहिए था। हमने कहा सर ऐसा करें, आप पैसे दे दें, 2 साल बस वेट कर लीजिएगा, 2 साल बाद हम अपने आपके प्रेफर्ड स्टॉक को कन्वर्ट कर देंगे कॉमन स्टॉक में। ठीक हो गया। इसके बाद है कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक। कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक ऐसा करेक्टरिस्टिक है या ऐसा करेक्टर है प्रेफर्ड स्टॉक का कि जिसमें हमने क्या किया, हाँ, कॉलेबल प्रेफर में ये होगा कि सर आप हमें $100 दे रहे हैं, आप हमारे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर बन रहे हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, हम आपको प्रेफरेंस देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप हमें फ़िलहाल पैसे दे दें। लेकिन सर ये जो आपका प्रेफर्ड स्टॉक है ना, ये कॉलेबल है। कॉलेबल मतलब कि किसी दिन हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट आ गया ना, हम आपके $100 आपको वापस देंगे और अपना प्रेफर्ड स्टॉक वापस ले लेंगे। वी विल गेट आर और यू हैव टू रिटर्न आर प्रेफर्ड स्टॉक। हम आपका ये प्रेफर्ड स्टॉक आपसे वापस ले लेंगे, वी विल गेट इट बैक फ्रॉम यू। तो ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक को जो कंपनी जब मर्जी कॉल करके वापस ले ले, ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक को क्या कहते हैं? कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं। ठीक है। और बाकी इसके ऊपर जो आगे डिस्कशन हमारी है वो है कि रीज़न फॉर इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक, वो मैंने आपको पहले समझा दी है कि जब भी हमें लगता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है लेकिन हम डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देना चाहते तो हम प्रेफर्ड स्टॉक को इशू करते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज़ द डिस्कशन ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेजरी स्टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।